हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग देख रहे हैं 108 दिन की सीरीज़, जिसमें हम लोग स्पेशली फोकस कर रहे हैं यूपीपीसीएस, आरओ और साथ ही स्टेट सर्विसेज के जो भी आने वाले आपके एग्ज़ाम हैं। पॉलिटी से रिलेटेड सीरीज़ चल रही है आपकी। टारगेट इतना है कि पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सभी क्वेश्चन करने के लिए तैयार रहेंगे। हर पॉइंट जो इस नोट्स में दिया हुआ है वो खुद में ही एक क्वेश्चन है। तो कभी भी जब आप नोट्स पढ़ें तो कोशिश ये करिए कि हर लाइन आपको क्लास में ही रिवाइज़ हो जाए, क्लास में ही याद हो जाए, ठीक है। और इसके बाद आप लोग अकॉर्डिंगली जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, साथ ही जो भी पॉलिटी से रिलेटेड घटना चक्र में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो सब आप लोग साथ साथ में प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। तो इससे आपकी जो भी आप लोगों का प्रिपरेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के साथ। उपराष्ट्रपति का जो पद होता है उसके बारे में क्या ड्यूटीज़ होते हैं, उससे रिलेटेड क्या आर्टिकल्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। याद दिला देती हूँ कि ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे लिखा हुआ है टेलीग्राम चैनल, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले जो मैंने आप लोगों को दिखाया था लिंक, वहाँ पे स्पेलिंग गलत थी, ठीक है, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। दिस इज़, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसमें स्पेलिंग में मिस्टेक है, यहाँ पे सी मिसिंग है, बट यूपीएससी हिंदी फॉर सीएस जो है इसकी करेक्ट स्पेलिंग है। तो जिन्होंने भी ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, इसके साथ ही आपको क्विज़ मिलते रहेंगे। तो आप लोगों की जो प्रिपरेशन है उसको एक सही डायरेक्शन मिलेगी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद, ठीक है। आई होप अब तक आपने जो भी क्लासेस की होगी वहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जो लास्ट लेक्चर में हमने प्रेसिडेंट पढ़ा था, एक बहुत क्विकली मैं उसको रिवाइज करने की कोशिश करूँगी। अच्छा, रिवीजन इसलिए करवाया जाता है ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो और स्ट्रॉन्ग बने, आपको पीछे जो भी चीज़ें पढ़ा दी गई है वो आपको याद होती रहे। ऐसा नहीं है कि हम लोग आगे कॉन्टिन्यूशन में बढ़ते जा रहे हैं और आप लोग पीछे की चीज़ें जो भी आप लोगों को टॉपिक्स पढ़ाए जा चुके हैं वो सभी आप लोग भूलते जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा भूलना नहीं है, हमें सब कुछ याद रखना है, हर एक लाइन याद रखनी है जो भी इस नोट्स में प्रोवाइड की जा रही है। यही ब्यूटी होती है एक क्विक रिवीजन की, कि रिवीजन जो होता है वो आपको इस टाइप से करना रहता है कि उसमें जो भी टॉपिक्स आप लोग देख रहे हैं, जो भी एक शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, इसको प्रॉपरली याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। ठीक है, तो भाग 5 आर्टिकल 51 जो है वो डीपीएसपी से रिलेटेड है। 51A हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड है। इसके बाद आता है आर्टिकल 52 पार्ट 5। आर्टिकल 52 से हमारा स्टार्ट होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होता है वो हमारा प्रथम नागरिक होता है। इसके साथ ही आर्टिकल 52 के तहत ये बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में इसको सारी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन। तो उसमें आपको प्राइम मिनिस्टर टिक नहीं करना है, उसमें जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली जो आपका आंसर होगा वो होगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है यूनियन का। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है, प्रेसिडेंट इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ इसके इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें दी हुई है। तो आर्टिकल 54 जो है वो डिसाइड करता है कि कौन सभी लोग होंगे जो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए वोट करेंगे, ठीक है। तो जो वोटिंग सिस्टम होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था डिटेल में। कौन लोग वोट करते हैं, तो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो कि लोकसभा, राज्यसभा, साथ ही जो स्टेट की जो विधानसभा होती है वहाँ से जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो सभी लोग वोट करेंगे। इसके साथ ही दिल्ली और पुदुचेरी की जो विधानसभा है उसको भी अधिकार दिया गया है। ये अधिकार 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बाद दिया गया था, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 70th, ठीक है। दिल्ली और पुदुचेरी की ही विधानसभा को, उनके निर्वाचित सदस्यों को ही ये अधिकार प्राप्त है। इसके बाद आता है आर्टिकल 55 जिसमें इलेक्शन किस तरह होगा, इलेक्शन की पद्धति के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार वोटिंग सिस्टम होता है। इसका मतलब ये होता है कि हर स्टेट के जो व्यक्ति हैं जो वोट दे रहे हैं, एमएलए हैं, और साथ ही जो राज्यसभा लोकसभा के मेंबर्स हैं, इनको अपने स्टेट के हिसाब से एक वोटिंग की वैल्यू दी जाती है, ठीक है। जिस स्टेट की ज़्यादा पॉपुलेशन होती है उसके वोट की वैल्यू भी ज़्यादा होती है, और जिसकी पॉपुलेशन कम होती है इसकी वोटिंग वैल्यू भी कम होती है। ये जो फॉर्मूला होता है ये भी मैंने आपको बताया था लास्ट के लेक्चर में। इसके बाद जो सिस्टम होता है वोटिंग का उसको हम लोग कहते हैं एकल संक्रमणीय
मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिसमें एक लिस्ट बनाई जाती है और हर नाम के आगे एक बॉक्स बना रहता है। तो यहाँ पे बॉक्स में आपको 1 2 3 लिखना होता है एंड अकॉर्डिंगली जो आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस है पहले उसको देखा जाएगा कि यदि सभी ने उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है तो वही प्रेसिडेंट बन जाता है। बट यदि आपके प्रेफरेंस में जो व्यक्ति है वो सेकंड नंबर पे है, मतलब ये प्रायोरिटी वाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके आप प्रायोरिटाइज करते हैं कि हम फर्स्ट नंबर पे इस व्यक्ति को एज अ प्रेसिडेंट देखना चाहते हैं, फिर सेकंड नंबर पे इस व्यक्ति को देखना चाहते हैं, थर्ड नंबर पे इस पे। तो ये पूरी एक सीरीज़ जो होती है वो उस तरह से एक आप इलेक्शन करवाया जाता है जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। ठीक है, तो आपका वोट क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। यदि फर्स्ट व्यक्ति जो है वो सभी के द्वारा पसंद नहीं किया गया तो सेकेंड वाला जो व्यक्ति है उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोसेस होता है। ये दोनों ही जो वर्ड्स मैंने बोले हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये आपको याद करने हैं क्योंकि ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है उसी में हियरिंग हो सकती है, जो भी यदि कोई फ्लॉज पाए गए हैं, कोई तरीका नहीं सही पाया गया है इलेक्शन पद्धति में, तो ये सिर्फ जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में होती है। इसके बाद 58 में, आर्टिकल 58 में निर्वाचित से संबंधित कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं, जैसे कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, इसके साथ ही लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जैसे प्रेसिडेंट हम लोग पढ़ रहे हैं इसी तरह से हम लोग वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस बताऊँगी कि प्रेसिडेंट की पोस्ट और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या फिर इलेक्शन से रिलेटेड जो डिफरेंस है वो हम लोग यहीं से समझ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ये रिवीजन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे लोकसभा के सदस्य के निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इसके बाद जो प्रेसिडेंट के जो उम्मीदवार बनते हैं उनमें 50 एज अ प्रपोजर होने चाहिए, प्रस्तावक होने चाहिए, और 50 अनुमोदक होने चाहिए, सेकेंडर्स या फिर इलेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये 50 का रेशियो होता है, 50 प्रपोजर्स एंड 50 इलेक्टर्स। उसके बाद हमने कुछ नाम देखे थे जो भारत के राष्ट्रपति बने हैं, साथ ही इनकी जो पद धारण की अवधि थी, जो इनका ड्यूरेशन था वर्किंग का, वो हमने सीरीज़ में देखा था, सीक्वेंस में देखा था, और इनके बारे में कुछ बातें जानी थी कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कौन से ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो कि अनअपोज्ड जीते थे। ठीक है, तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। इसके बाद वीवी गिरी से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। इसके बाद जो करंट प्रेसिडेंट है हमारी, उनके बारे में आप नाम जान सकते हैं। जब भी इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का तो एक जमानत राशि जमा करवाई जाती है जिसका मूल्य है 15,000 रुपये, और यदि 1/6 वोट आपको नहीं मिलता है, टोटल वोट का 1/6 वोट नहीं मिलता है उस पर्टिकुलर व्यक्ति को, तो फिर ये जमानत राशि जो है वो जमा कर दी जाती है। उसके बाद आर्टिकल 56 में इसके ड्यूरेशन से रिलेटेड कुछ प्रावधान जो है वो दिए हुए हैं। आर्टिकल 56(1) का ए सब क्लॉज जो है वो ये बताता है कि भारत को जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र देगा उपराष्ट्रपति को। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति के पद के पुनः निर्वाचन की कुछ पात्रता दी हुई है, री इलेक्शन का क्राइटेरिया दिया हुआ है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो राष्ट्रपति के निर्वाचन है में जनसंख्या के तात्पर्य का जो वर्ष है वो 1971 का जो पॉपुलेशन था उससे क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है स्टेट का। ठीक है, अभी तक ये रिवाइज नहीं हुआ है। जो रिवीजन है जनगणना, जब 2026 के बाद जब जनगणना होगी, जब सेंसस जब होगा तब 2026 के बाद इसको चेंज किया जाएगा। अभी जो करंट डेटा है वो 1971 के अकॉर्डिंग लिया जाता है, ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया। ठीक है, आर्टिकल 60 के अनुसार जो राष्ट्रपति है इसका जो शपथ ग्रहण होता है वो मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उनके प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो शपथ ग्रहण करवाता है। फिर यहाँ पे इसके वेतन से रिलेटेड भी कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, जैसे 5 लाख रुपए प्रति माह दिए जाते हैं जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाते हैं, संचित निधि से दिए जाते हैं। इसके बाद आर्टिकल 56(1) में भारत के जो राष्ट्रपति हैं इन पे महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है।
ठीक है। तो जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर यदि प्रेसिडेंट शो करते हैं तभी इम्पीचमेंट चलाया जा सकता है। आर्टिकल 61 वेरी इंपॉर्टेंट इम्पीचमेंट से रिलेटेड है। इसमें सभी प्रोसेस दिया हुआ है कि किस तरह से राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कुछ प्रोसेस दिया हुआ है, शॉर्ट में आपको मैं बता देती हूँ। किसी भी हाउस से ये प्रोसेस चलाया जा सकता है, इधर लोकसभा या फिर राज्यसभा। ठीक है, एक 14 डेज पहले एक प्रायर नोटिस देना पड़ता है, रिटन नोटिस देना पड़ता है 14 दिन के लिए से पहले एक लिखित सूचना देनी पड़ती है। इसके पश्चात ये जो लिखित सूचना दी जा रही है इसमें भी हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। लगभग 25% लोग जो हैं, सदस्य जो हैं उस पर्टिकुलर हाउस के, वो उसमें हस्ताक्षर करते हैं। इसके बाद इसको प्रस्तावित किया जाता है, जिसमें 2/3 मेजॉरिटी के साथ यदि किसी हाउस में ये प्रस्तावित होता है और उसमें पास कर दिया जाता है तो इसको नेक्स्ट हाउस में भेजा जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है इम्पीचमेंट का पूरा प्रोसेस। इसके बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 62 सब क्लॉज 2 के तहत यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या फिर उसका पद से रिमूव हो जाता है या फिर वो रेजिग्नेशन दे देता है तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो पद संभालते हैं और 6 मंथ के विदिन 6 मंथ ही न्यू इलेक्शन करवाए जाते हैं और नया प्रेसिडेंट जो होता है उसको इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद यदि किन्हीं कारणों से अगर वाइस प्रेसिडेंट भी प्रेजेंट नहीं है तो उस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो पद संभालता है। यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो फिर जो एल्डेस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो उस पद को संभालते हैं। फिर आर्टिकल 77 के अनुसार कार्यपालिका जो होती है, एग्जीक्यूटिव पावर्स, सभी राष्ट्रपति में होती है। फिर यहाँ पे कुछ और बातें लिखी हुई है, जैसे इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति जो है वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी कि जॉइंट सेटिंग जो है वो बुला सकता है। फिर आर्टिकल 111 के बारे में बात कही गई है, ये रिलेटेड है यदि कोई भी बिल दोनों ही हाउसेस से पास हो जाता है तो उसके बाद प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि या तो वो बिल को पास कर दे या फिर उस बिल को आगे सेंड ना करे। ठीक है, अपने पास ही रख ले या फिर सेंड करे और कहे कि ये सारी अमेंडमेंट की इसमें इस बिल में ज़रूरत है। ठीक है, बट ये सभी चीज़ें जो है ये नॉर्मल बिल से रिलेटेड है। यदि कोई मनी बिल है तो उस केस में राष्ट्रपति के पास कोई भी पावर नहीं होती है, राष्ट्रपति को उस टाइम पे उसे एक्सेप्ट करना रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मनी बिल के लिए एक प्रायर ही पहले से ही राष्ट्रपति से पूछ लिया जाता है, उसके बाद ही मनी बिल को लाया जाता है। ठीक है, तो ये सब भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है। इसके बाद जो ये तीनों ऑप्शंस थे, या तो बिल को पास करना है या फिर बिल को रोक देना है या फिर अमेंडमेंट के लिए भेज देना है। ठीक है, ये सभी पावर भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। इसके बाद आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। ये जो ऑर्डिनेंस है ये वैलिड रहता है 6 मंथ के लिए। यदि सेशन स्टार्ट हो जाता है उस टाइम पे तो 6 वीक का टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 6 वीक का टाइम दिया जाता है इस ऑर्डिनेंस को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर 6 वीक में एक्सेप्ट हो जाता है तो ये बिल या फिर एक्ट बन जाता है, अदरवाइज़ ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों ही याद रखना है आपको कि 6 मंथ के लिए अगर सेशन में नहीं है और जैसे ही सेशन में आता है वैसे ही 6 वीक का टाइम दिया जाता है पास करने के लिए। इसके बाद आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। इसके भी बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। पूर्ण क्षमा देता है या फिर प्रकृति बदल सकता है या फिर उसको क्षमा को कम कर सकता है या फिर दोनों कर सकता है, या तो प्रकृति भी बदल देगा और साथ ही उसका ड्यूरेशन जो है वो भी कम कर देगा। ठीक है, तो ये भी पावर्स राष्ट्रपति के पास होती है। इसके बाद आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पे ये जो परामर्श होता है ये राष्ट्रपति की इच्छा पे निर्भर करता है कि वो परामर्श ले तो सकता है, लेकिन यदि कोई परामर्श दिया गया है उच्चतम न्यायालय की तरफ से तो वो बाध्य नहीं होता है उसको मानने के लिए। ठीक है, ये भी आप याद कर सकते हैं। आर्टिकल 143 इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे
जो अनुसूचित क्षेत्र है वो घोषित करने का अधिकार जो है ये राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, यहाँ पे एंड होता है हम लोगों का प्रेसिडेंट। जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी प्रेसिडेंट से रिलेटेड वो सभी मैंने आपको बता दी है। क्वेश्चन अगर आप लोग करेंगे तो आपको और भी एडिशनल डेटा मिलता है, तो इसलिए क्वेश्चन ज़रूर से किया करिए प्रीवियस ईयर और साथ ही घटना चक्र के क्वेश्चंस। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे नए टॉपिक के साथ जो है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक। सबसे पहले है भारत में उपराष्ट्रपति का पद जो है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पे बनाया गया है। तो सोर्स आपको पता चल गया कि कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंटशिप से लिया गया है। आधिकारिक क्रम में यह पद राष्ट्रपति के बाद आता है। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है, प्रेसिडेंस, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे किस ऑर्डर में किस पर्टिकुलर मिनिस्टीरियल पोस्ट को लिया जाता है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का फर्स्ट सिटीजनशिप माना गया है, फर्स्ट सिटीजन माना गया है, तो प्रेसिडेंट इज़ फर्स्ट सिटीजन। उसके बाद सेकेंड जो ऑर्डर आता है उसमें आता है वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 63 इज़ रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 67 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति, जिसको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहा जाता है, तो यहाँ पे इसकी जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 64 इज़ रिलेटेड कि राज्यसभा का जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा वो वाइस प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिफरेंस बताया गया है। आर्टिकल 63, 64 हमने समझ लिया। 65 में ऐसा कहा गया है कि अगर कोई प्रेसिडेंट जो है उसकी सीट वेकेंट हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट वर्क करते हैं। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे वो राज्यसभा के जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है उस पद पर नहीं रहेंगे। ठीक है, उस टाइम वो फुली एज अ प्रेसिडेंट वर्क करेंगे, कार्यवाहक प्रेसिडेंट की तरह ही कार्य करेंगे, ऐसा आर्टिकल 65 में लिखा हुआ है। और इसके साथ ही आर्टिकल 97 के तहत जो सभापति का मतलब जो पर्टिकुलर उनका वेतन होता है राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का, उसके वो हकदार नहीं होंगे, उनको एज अ कार्यवाहक प्रेसिडेंट का वेतन मिलेगा। ठीक है, तो एक बार में वो एक ही ड्यूटी कर सकते हैं, दो ड्यूटी एक साथ नहीं संभाल सकते हैं। ठीक है, एज अ वाइस प्रेसिडेंट ही इज़ अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बट अगर प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट है और वाइस प्रेसिडेंट एज अ कार्यवाहक प्रेसिडेंट काम कर रहा है, उस टाइम पे वो एक ही पोस्ट संभालेंगे। ठीक है, ऐसा आर्टिकल 65 में कहा गया है। और वेतन के बारे में बात जो है वो आर्टिकल 97 में कही गई है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो है वो आर्टिकल 65 होता है, इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आर्टिकल याद कर सकते हैं आप। इसके साथ ही अब हम लोग देखेंगे इनके इलेक्शन से रिलेटेड। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, इसका चुनाव जो होता है वो दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो इससे पहले जब हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन देखा था तो वहाँ पे सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स को ही ये वोटिंग का राइट दिया हुआ था। इलेक्टेड मेंबर्स जिसमें दोनों हाउसेस के मेंबर्स, लोकसभा, राज्यसभा, इसके साथ साथ स्टेट की विधानसभाओं के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको भी ये राइट दिया हुआ था। बट यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो काफ़ी डिफरेंट है प्रेसिडेंट के इलेक्शन से। यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स और साथ ही नॉमिनेटेड मेंबर्स, दोनों ही मेंबर्स को दोनों हाउसेस के, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों हाउसेस के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोटिंग में पार्टिसिपेट करने का राइट दिया हुआ है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। स्टेट के कोई भी मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इलेक्शन का जो इलेक्टोरल कॉलेज है ये आप याद कर सकते हैं, इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद आर्टिकल 66 सब क्लॉज 1, इसके अनुसार उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। ये भी दोनों वर्ड्स मैंने आपको बताए थे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, सिमिलर टू द वोटिंग सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर भी हर
लोकसभा मेंबर जो पर्टिकुलर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी वोटिंग वैल्यू अलग होगी। वोटिंग वैल्यू डिसाइड की जाती है एक पर्टिकुलर स्टेट की जो पॉपुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यूपी की जो वोटिंग वैल्यू है, एक पर्टिकुलर पर्सन जो कि लोकसभा में यूपी की तरफ से गया है तो उसकी वोटिंग वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू यदि कोई व्यक्ति गोवा या फिर सिक्किम का है। ठीक है, तो यहाँ पे वोटिंग वैल्यू जो है वो ज़्यादा होने की वजह से, डिफरेंट होने की वजह से इसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। और जो वोटिंग सिस्टम होती है वो एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होती है जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन किसी एक व्यक्ति को वोट नहीं देता है, एक सीरीज़ में वोट देता है, 1 2 3 एक सीक्वेंस दिया जाता है जिसमें हर मेंबर के आगे एक बॉक्स बना रहता है, उसमें एक कुछ नंबर्स लिखने होते हैं। ठीक है, तो ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है और इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 66 सब क्लॉज 3। इसके तहत उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है। तो क्राइटेरिया जो होती है, सबसे पहले भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और तीसरा यहाँ पे राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज, क्योंकि जब हमने प्रेसिडेंट पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि सिटीजनशिप होनी चाहिए इंडिया की, साथ ही 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, बट वहाँ पे एज अ लोकसभा मेंबर होने के लिए आपका जो एलिजिबिलिटी होगा वो होना चाहिए। तो एज अ लोकसभा मेंबर, बट इस केस में हमारा जो होता है वो राज्यसभा मेंबर होने के लिए योग्य होता है। ठीक है, तो राज्यसभा एज अ राज्यसभा मेंबर इलेक्शन जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसको मीट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति पद के लिए वर्तमान में 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन जो है वो दिया जा रहा है, और ये 2018 में इसको रिवाइज किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट वैल्यू है इनकी सैलरी की वो है 4 लाख रुपीज़ पर मंथ। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं प्राप्त होता है, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन प्राप्त होता है। ये भी लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट को जो सैलरी है वो मिलती है। उसके बाद आर्टिकल 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्षों तक का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी लाइन इंपॉर्टेंट रहती है। इसका जो ड्यूरेशन है वो है 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। उसके बाद आता है आर्टिकल 67 का सब क्लॉज ए। इसके अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपना हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 67 सब क्लॉज ए में उपराष्ट्रपति जो है वो अपना रेजिग्नेशन जो है वो प्रेसिडेंट को देगा। इसके बाद आर्टिकल 67 जैसे सब क्लॉज ए था अब सब क्लॉज बी है, इसमें उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया गया हो। ठीक है, तो आर्टिकल 67 में रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है, जिसमें सब क्लॉज ए में दिया हुआ है कि यदि रिज़ाइन करता है कोई वाइस प्रेसिडेंट तो अपना रेजिग्नेशन लेटर देगा प्रेसिडेंट को। सब क्लॉज बी में बताया गया है कि अगर कोई पर्टिकुलर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो जो रिजोल्यूशन है ये पास किया जाएगा राज्यसभा के द्वारा बाय द 2/3 मेजॉरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिजोल्यूशन है ये राज्यसभा से ही लाया जा सकता है, और इसको अगर एक बार ये पास हो जाता है राज्यसभा से, उस टाइम पे इसको लोकसभा द्वारा भी एग्री होना होता है, तब वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 69 में जो शपथ ग्रहण है उसके बारे में कहा गया है। तो यदि वाइस प्रेसिडेंट शपथ ग्रहण करता है तो वो जो करेंटली प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, इनके समक्ष शपथ ग्रहण किया जाता है। यदि राष्ट्रपति प्रेजेंट नहीं है तो राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त कोई व्यक्ति होता है, उनके समक्ष पद का ग्रहण किया जाता है, शपथ ली जाती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ वाइस प्रेसिडेंट्स के नाम लिखे हैं और उनके कार्यकाल के बारे में बताया गया है। जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका जो ड्यूरेशन था वो था 1952 से 1962, 10 वर्षों के लिए। इसके बाद आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन।
1962 से 67, फिर वीवी गिरी 67 से 69। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ नाम ऐसे हैं जो कि पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, बाद में ये प्रेसिडेंट भी बनते हैं। इसके बाद आते हैं गोपाल स्वरूप पाठक जो कि 1967 से 74 तक है। फिर बीडी जट्टी, इनका भी नाम है 1974 से 1979, ये भी एज अ कार्यवाहक प्रेसिडेंट वर्क कर चुके हैं। उसके बाद एम हिदायतुल्ला, ये चीफ जस्टिस रहे हैं और ये भी एज अ प्रेसिडेंट भी वर्क कर चुके हैं 1979 से 1984। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है आर वेंकट रमन 1984 से 1987, शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992, देन के आर नारायणन 1992 से 1997, डॉक्टर के कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017, फिर एम वेंकैया नायडू 1917 से ये ठीक है। तो यहाँ पे 2022 तक रहे हैं एम वेंकैया नायडू। और इसके बाद जो करेंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं ये हैं जगदीप धनखड़, ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एंड होता है आप लोगों का वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय मंत्री परिषद, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक। केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये 4 मेंबर्स मिलके केंद्रीय मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहला है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नेक्स्ट है कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट के मिनिस्टर्स और साथ ही डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इनके अंडर में कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं जिसको राज्य मंत्री कहा जाता है और इसको राज्य मंत्री या फिर उप मंत्री कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जो करेंटली हमारे जो नई मिनिस्ट्रीज फॉर्म हुई है उसमें किस टाइप से किस पर्सन को कौन सा पोर्टफोलियो मिला है, ये हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पे आपका करंट का भी जो न्यूज़ है वो भी कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 2024 में जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं इनकी संख्या 31, अगर प्राइम मिनिस्टर को भी ऐड कर दिया जाए इसमें, ठीक है, तो टोटल कैबिनेट मिनिस्टर्स इज 31। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स जो कि इंडिपेंडेंट चार्ज में है वो हैं 5 और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हो जाते हैं 36, ठीक है, 36। इस तरह से जो टोटल नंबर्स हैं वो है 72। यहाँ पे एक और चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर हम लोगों से जो फर्स्ट कैबिनेट फॉर्म हुई थी इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी हम लोग एक शॉर्ट में देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर फॉर्म हुए थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, बताने की ज़रूरत नहीं है इसको। होम मिनिस्टर वॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल। एजुकेशन मिनिस्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे भी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। खाद्य और कृषि मंत्री फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो सरदार बलदेव सिंह है। अभी यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट कैबिनेट है आफ्टर इंडिपेंडेंस है, इसके पहले एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में जो फॉर्म हुई थी उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये है कैबिनेट मिनिस्ट्री जो फॉर्म हुई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो डिफेंस मिनिस्टर है सरदार वल्लभ सिंह। उसके बाद आते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, ये हैं आर के शंमुगम शेट्टी, ठीक है। ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी मैंने देखा है कि डायरेक्ट PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है इसके बारे में भी। लॉ मिनिस्टर डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। इसके बाद आते हैं श्रम मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर जो हैं वो हैं जगजीवन राम। स्वास्थ्य मंत्री हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है ये भी। संचार मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन मिनिस्टर जो हैं वो हैं रफ़ी अहमद किदवई, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ोटो भी आप देख सकते हैं ये सभी लोगों की जो भी बने हुए हैं। उद्योग और आपूर्ति मंत्री इंडस्ट्रीज़ एंड सप्लाईज मिनिस्टर ये हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी,
ठीक है। इससे भी रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ आप देख सकते हैं कि बीजेपी के जो फाउंडर मेंबर्स हैं इनको ये माना जाता है, और अक्सर जो बीजेपी द्वारा कोई पॉलिसीज़ चलाई जाती है तो वो अक्सर इनके नाम से होती है। ठीक है, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये भी नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद वाणिज्य मंत्री जो हैं वो कॉमर्स मिनिस्टर, ये CH भाभा थे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे CH भाभा की जो फोटो है ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं रेल और परिवहन मंत्री, रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जॉन मथाई। ठीक है, डॉक्टर जॉन मथाई। नेक्स्ट है वर्क्स माइंस एंड पावर मिनिस्टर, कामकाज, खान और बिजली मंत्री, ये थे VN गाडगिल। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है VP गाडगिल, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, इनका नाम है VN विष्णु नरहर गाडगिल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 2024 का जो नया मंत्रिमंडल है इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले है नरेंद्र मोदी, जो हमारे प्रेसिडेंट बने हैं 2024 में। इन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं 2024 में। ठीक है, तीसरी बार इन्होंने अपना एज अ प्राइम मिनिस्टरशिप स्टार्ट की है। ठीक है, तो इनके अंडर जो मिनिस्ट्री आती है वो अब हम लोग देखेंगे। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन। ठीक है, तो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग, ये भी इनके अंतर्गत आता है। इसके साथ ही ये जो CBI है, CBI भी इसी के अंतर्गत आती है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन। सो इनडायरेक्टली जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर के अंडर ही आता है। ठीक है, तो CBI की जितनी भी जांच होती है, अक्सर आपने न्यूज़ में देखा होगा, ये भी सब इन्हीं से रिलेटेड है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन से। इसके बाद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और नीति आयोग, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग अक्सर इस पे जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं कि नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। नेक्स्ट है अमित शाह, इनके अंडर जो मिनिस्ट्री है वो होम अफेयर्स की है, और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, सहकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट है नितिन गडकरी, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो है वो इनके अंडर आता है। नेक्स्ट है राजनाथ सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट है निर्मला सीतारमन, इनके अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। नेक्स्ट पीयूष गोयल, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, इनके अंडर आता है। S जयशंकर, ये संभाल रहे हैं विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लास्ट कैबिनेट मिनिस्ट्री थी उसमें से मोस्टली पोर्टफोलियो कॉमन रखे गए हैं, कुछ चेंजेस भी किए गए हैं। ठीक है, तो लास्ट मिनिस्ट्री में भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थे हमारे S जयशंकर। राइट नाउ ऑल्सो करेंटली ये उसी पोर्टफोलियो पे वर्क कर रहे हैं। इसके बाद जगत नारायण नड्डा, JP नड्डा नाम से फेमस है ये, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर देखते हैं। इसके साथ ही ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, उर्वरक और रसायन मंत्रालय भी इनके अंडर आता है। फिर है जुएल ओरम, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स डील करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। अश्विनी वैष्णव, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीटी के नाम से जाना जाता है, ये भी संभाल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है धर्मेंद्र प्रधान, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन संभालते हैं और इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। नेक्स्ट है किंजरापू राममोहन नायडू, ठीक है, इनके अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ये थोड़ा नया नाम है इस बार कैबिनेट में। नेक्स्ट है मनोहर लाल खट्टर, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, ये भी अक्सर आपने न्यूज़ में देखा होगा, इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स काफ़ी होता है, तो मनोहर लाल खट्टर ये मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। फिर है HD कुमारस्वामी, इनके अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। CR पाटिल, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय। फिर है शिवराज सिंह चौहान, इनके अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ
रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नाम है चिराग पासवान, नए मिनिस्टर हैं ये भी कैबिनेट में, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इनके अंडर आती है। इसके बाद है जी किशन रेड्डी, इनके अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस। हरदीप सिंह पुरी, इनके अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अन्नपूर्णा देवी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। डॉक्टर मनसुख मांडविया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के मिनिस्टर बने हैं मनसुख मांडविया। गिरिराज सिंह, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स देख रहे हैं। भूपेंद्र यादव, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। भूपेंद्र यादव मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसके बाद आते हैं राजीव रंजन सिंह, जिनको लल्लन सिंह भी कहा जाता है, इनके अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, साथ ही मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। फिर है सर्बानंद सोनोवाल, ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज संभाल रहे हैं। तो ये सभी जो हैं ये कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। इसके साथ ही कुछ और भी नाम दिए हुए हैं, जैसे कि प्रहलाद जोशी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसके साथ ही वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ये इनके अंडर आती है प्रहलाद जोशी। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इनके अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। किरण रिजिजू, ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और साथ ही माइनॉरिटी अफेयर्स भी संभाल रहे हैं। जीतन राम मांझी, ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस संभाल रहे हैं। तो ये सभी जो 31 मेंबर्स हैं ये कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिंक कर सकते हैं कि किस तरह से जो करंट कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो फॉर्म हुआ है, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में जो भी आर्टिकल्स दिए हुए हैं या फिर जो भी प्रोविजंस दिए हुए हैं उससे आप लोग इसको लिंक कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आज का लेक्चर हम लोग एंड करते हैं। इसके साथ ही मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लेती हूँ, जिससे आप लोगों का कंप्लीट जो है वो रिवीजन होता जाएगा और साथ ही एक नॉलेज टेस्ट हो जाएगी कितना आप लोगों को याद है, ठीक है, एक पर्टिकुलर चैप्टर से कितनी टॉपिक्स आप लोगों को कवर अप हो गए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज होता है, ठीक है, मतलब कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट ले सकते हैं, पहले तो आपको वो बताना है। तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, तो यहाँ पे, ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल है उसके बारे में आपको जानकारी देनी है कि कौन से सदस्य होते हैं उसमें। नेक्स्ट है जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, जो हटाने का, जो पद से हटाने का जो प्रोसेस है वाइस प्रेसिडेंट का, ये किस सदन द्वारा पारित किया जाता है, ठीक है, तो किस सदन द्वारा स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिमूवल प्रोसेस कौन से सदन से स्टार्ट होता है ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट है, ठीक है, यहाँ पे आपको नाम बताना है कि कितने ऐसे वाइस प्रेसिडेंट थे जो लेटर ऑन आगे चल के हमारे प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट से कितने प्रेसिडेंट जो हैं वो, मतलब कितने पर्सन जो हैं वो एज अ प्रेसिडेंट फॉर्म हुए हैं हमारे इंडिया में, ठीक है। तो ये तीनों ही क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ। आज के लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा करंट के साथ लिंक करके कैसे 2024 में जो कैबिनेट मिनिस्ट्री फॉर्म हुई है इसके बारे में मैंने आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है। नेक्स्ट के लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो आर्टिकल्स रिलेटेड हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से, साथ ही जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड जो भी प्रावधान दिए हुए हैं, किस तरह से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनका सिलेक्शन किया जाता है, ये कितना इम्पॉर्टेंट पोस्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, साथ ही ये किस तरह से ड्यूटीज़ जो हैं परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये सभी इन्फॉर्मेशन हम लोग नेक्स्ट के लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया होगा, तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, जो भी आपको सुझाव हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अपने बाकी जो भी आपके फ्रेंड्स हों या फिर फैमिली मेम्बर्स हों या फिर कोई भी ऐसा पर्सन हो जिसको आप शेयर करना चाहते हो तो आप शेयर कर सकते हैं,
ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप यू लाइक द सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। थैंक यू।